रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 27 अप्रैल, दिन सोमवार। आप रोहित जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। करते हैं खबरों की शुरुआत। यूरोपीय महाद्वीप के देश कोरोना वायरस की भयानक चपेट में आए हैं। स्पेन और इटली शुरुआत में इस वायरस के प्रकोप का एपिसेंटर बन गए थे, लेकिन जर्मनी में हालांकि संक्रमण तो काफी फैला, लेकिन मौत का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम रहा। यहाँ अब तक 1,57,770 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 5,976 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी के बीच जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के नेतृत्व की काफी तारीफें हो रही हैं। जर्मनी के बॉन शहर से हमारे सहयोगी गुटा मुरली ने हमें यह रिपोर्ट भेजी है। अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने जर्मनी और कोरोना महामारी के हालातों का जायजा लिया है। मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई इस खास रिपोर्ट का अनुवाद सुने अभिनव श्रीवास्तव से। The corona pandemic has posed a real challenge to humanity. The German Chancellor Angela Merkel went to the extent of saying that the coronavirus is the biggest challenge for Germany since World War II. कोरोना महामारी मानवता के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती बनकर आई है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह महामारी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen. मुझे पूरा यकीन है कि जो चुनौती हमारे सामने आ खड़ी हुई है, इससे हम पार पालेंगे। इसलिए इस देश के सभी नागरिकों को यह समझने की ज़रूरत है कि यह चुनौती उनके सामने है। इसलिए मुझे यह कहना होगा कि हालात वाकई बहुत गंभीर हैं। इन्हें गंभीरता से लीजिए। जर्मनी के एकीकरण के बाद से नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसा कोई मौका अब तक नहीं आया है जिसमें इस स्तर पर सार्वजनिक और साझे तौर पर सहयोग और काम करने की ज़रूरत पड़ी हो। उनकी इस बात से जर्मनी में रह रहे मुझ जैसे भारतीयों समेत कई लोगों को अचरज हुआ, लेकिन उनके जैसे कतई नेता का आकलन गलत नहीं हो सकता था। आखिर वे हेलमुट कोहल के बाद जर्मनी की सबसे लंबे समय तक शासक रही हैं। यूरोप में कोरोना वायरस का पहला मामला फ्रांस में मिला था, जब 2 लोगों के इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। ये दोनों ही संक्रमित मरीज चीन से आए थे, जहां से यह संक्रमण फैलना शुरू हुआ था। इटली और स्पेन इस वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए। जैसे जैसे अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, डॉक्टरों को कड़े निर्णय लेकर यह तय करना पड़ा कि वे पहले किस मरीज का इलाज करेंगे। इस तरह 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बजाय युवा और कम उम्र के मरीजों को तरजीह दी गई। बहुत से विशेषज्ञों ने इसे पश्चिम की सुनामी कहा। जिस अवधि में संक्रमण की दर सबसे ज्यादा थी, उस अवधि में संक्रमण से होने वाली मौतों और शवों को जलाने में मदद करने के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। जर्मनी में कोरोना का पहला मामला औद्योगिक राज्य बवेरिया में 27 जनवरी 2020 को सामने आया। जल्द ही जर्मनी कुल संक्रमण के मामले में दुनिया का चौथा और यूरोप का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया। हालांकि बहुत से विशेषज्ञों को इस बात पर अचरज हुआ कि यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर तुलनात्मक रूप से कम, यानी 1.3% रही, और इस मामले में यह दुनिया भर में 8वें और यूरोप में 5वें स्थान पर था। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इस निचली मृत्यु दर के पीछे क्या कारण रहा, लेकिन जर्मन अधिकारी जल्दी ही इस बात का श्रेय सरकार को देते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य प्रशासनों द्वारा बचाव के लिए किए गए त्वरित उपायों के चलते हुआ। पाबंदी लगाने के 3 हफ्तों के भीतर ही संक्रमण दर का ग्राफ और नीचे आने लगा, लेकिन अन्य पड़ोसी देशों की तरह जर्मनी ने नागरिकों की आवाजाही पर इतने कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए। इतना ही नहीं, जर्मनी ने बाकी यूरोपीय देशों की ओर मदद का हाथ भी बढ़ाया और कुछ देशों के मरीजों को हवाई मार्ग से लाकर बॉन और डसेल्डॉर्फ जैसे शहरों में उनका इलाज कराया। यूं तो पुराने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में सांस्कृतिक और आर्थिक नजरिए से कई अंतर हैं, लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं था कि संक्रमण दर के मामले में भी यह अंतर दिखाई पड़ेगा। अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले पूर्वी राज्यों की तुलना में अधिक औद्योगिकृत पश्चिमी राज्यों में संक्रमण की दर ज्यादा रही। हो सकता है कि इसके पीछे औद्योगिक राज्य होने के चलते पश्चिमी जर्मनी में हुई अधिक आवाजाही जिम्मेदार हो।
कुछ लोगों का मानना है कि महिला शासकों ने इस संकट का मुकाबला पुरुष शासकों की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से किया है। अतीत के अनुभव भी बताते हैं कि लगभग 1 दशक पहले मानवता को संकट में डालने वाले सार्स वायरस का मुकाबला महिला शासकों ने ज्यादा प्रभावी ढंग से किया था। यह भी गौरतलब है कि जर्मनी के राज्य वित्त मंत्री थॉमस शेफर ने बीती 28 मार्च को आत्महत्या कर ली थी। खबरों के मुताबिक उन्होंने कोरोना के चलते अपने राज्य की गिरती आर्थिक स्थिति और महामारी को ना संभाल पाने के चलते आत्महत्या की थी। इसके उलट क्वांटम केमिस्ट्री में डॉक्टरेट जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने संकट का सामना शांत रहकर और बगैर घबराए किया है। अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और विदित एवं असहज करने वाले तथ्यों को ईमानदारी से कहने के चलते उन्हें न सिर्फ जर्मनी में बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। मर्केल की इस तरह की अपीलों को जर्मनी के लोगों ने काफी गंभीरता से लिया। राज्य के प्रमुख के बजाय एक वैज्ञानिक प्रमुख की तरह कार्य करते हुए उन्होंने विशेषज्ञों से लगातार विचार विमर्श कर तार्किक निर्णय लिए। दिसंबर 2021 में वह कोल को पीछे छोड़कर चांसलर के रूप में जर्मनी पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बन जाएंगी। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा क्योंकि वह कह चुकी हैं कि वे अगले कार्यकाल के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल नहीं हैं। But that is unlikely as she has already declared that she will not seek another term in office. This is Gutta Murli reporting for Kitki from Bonn, Germany. जर्मनी के बॉन शहर से हमारे सहयोगी गुटा मुरली की भेजी यह रिपोर्ट सुना रहे थे अभिनव श्रीवास्तव। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। अब रुख करते हैं अगली खबर का। यह खबर दक्षिण कोरिया से है, जहां कोरोना संक्रमण के इलाज के बाद ठीक हो गए कुछ मरीजों को दोबारा से संक्रमण हुआ है। देश में कम से कम ऐसे 222 मरीज सामने आए हैं जो कि एक बार ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी फिर से कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विशेषज्ञों ने इस पर आश्चर्य जताया है और कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण पर सबसे तेजी से काबू पाया गया था और वहां नए मामलों में काफ़ी कमी आ रही है, लेकिन इस नई समस्या को लेकर विशेषज्ञों में चिंता है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिल्सन हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट और लेबोरेटरी मेडिसिन में काम करने वाले डॉक्टर रोह क्यूंग हो ने इस समस्या के बारे में कहा है कि यह रीइन्फेक्शन या रीएक्टिवेशन का मामला हो सकता है। रीइन्फेक्शन का मतलब है कि यह मरीज फिर से कोरोना वायरस के संपर्क में आया और दोबारा से इन्फेक्ट हो गया, जबकि रीएक्टिवेशन का मतलब है कि उसके शरीर में पहले से ही मौजूद कोरोना वायरस इलाज के दौरान निष्क्रिय हो गया था लेकिन फिर से सक्रिय हो गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इन दोनों ही स्थितियों का अध्ययन कोरोना वायरस के खिलाफ किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने में महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बारे में चेतावनी देते हुए कहा था कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जो लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए हैं उन्हें यह दोबारा नहीं होगा। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं रोहित जोशी। इधर कोरोना वायरस के सबसे अधिक प्रकोप में रहे यूरोपीय देश अब धीमे धीमे लॉकडाउन में रियायत देने के बारे में सोचने लगे हैं। इटली, फ्रांस और स्पेन की सरकारें इस बारे में इस हफ्ते में पहल करेंगी। यूरोपीय देशों में सबसे अधिक समय से लॉकडाउन झेल रहे इटली में रविवार को प्रधानमंत्री जिउसेपे कोंते ने कहा कि वह जल्द ही लोगों को पार्कों में घूमने और रिश्तेदारों से मिलने की रियायत देंगे। इसी तरह स्पेन और फ्रांस की सरकारों ने भी लॉकडाउन में रियायत की बात कही है। यूरोप में सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले 4 देशों में अब रोज हो रही मौतों में काफ़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों को अब भी चिंता है कि टीके को इजाद किए बगैर कोरोना वायरस से असल में निजात पाना मुश्किल है। अब रुख करते हैं यमन का। यमन के 5 दक्षिणी प्रांतों में यमन सरकार के अधिकारियों ने अलगाववादी समूह सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उसने दावा किया था कि उसने यमन के दक्षिणी हिस्से पर अपना शासन कायम कर लिया है। रविवार को सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने एक बयान में यह दावा करते हुए कहा कि दक्षिणी प्रांतों और सामरिक दृष्टि से अहम माने जाने वाले बंदरगाह शहर अदन पर अब उसका शासन होगा। यह घोषणा करते हुए काउंसिल ने सऊदी अरब की ओर से समर्थन प्राप्त यमन की सरकार के साथ अपने एक शांति समझौते को तोड़ दिया था, जिससे महज रात भर में दक्षिणी यमन में आपातकालीन हालात बन गए हैं। यमन सरकार को सऊदी अरब का समर्थन हासिल है, जबकि अलगाववादी समूह को संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन मिला हुआ है। यह भी गौर करने वाली बात है कि यमन में ईरान समर्थित शिया हूथी विद्रोहियों के खिलाफ
सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल और यमन सरकार ने सऊदी अरब के नेतृत्व में मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में हूथियों के खिलाफ देश के दूसरे इलाकों में चल रहे संघर्ष में भी दक्षिणी यमन में पैदा हुई इस अस्थिरता का असर पड़ना तय है। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 30 लाख के पार जा पहुंचा है। worldometers.info की वेबसाइट के मुताबिक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 30,04,892 पहुंच गई है, जिनमें से 2,07,262 लोगों की मौत हुई है और 8,83,008 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। अमेरिका, जहां सबसे अधिक संक्रमण और मौतों के मामले सामने आए हैं, वहां के आंकड़ों पर नजर डालें तो 9,87,382 लोग संक्रमित हैं और 55,415 लोगों की मौत हुई है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार।